हेलो नमस्ते। आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट सेशन जो है वो किया था बॉटनी का। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सी यू सी ई टी के लिए, है ना। हम लोग किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सी यू सी ई टी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोगों ने की है। और हम लोगों को अभी एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता है, बट मैंने आपको बोला था कि हम लोग थ्योरी ना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम पुराने सालों के क्वेश्चन करेंगे उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि पुराने सालों के क्वेश्चंस तो हमेशा से रिपीट होते आते हैं। हर एग्जाम जो है वो पुराने पेपर से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है कुछ हद तक। तो फायदा इसी में होगा कि एक बार थ्योरी ना पढ़ के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें। ठीक है, तो मैं दीपाली गोयल आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ आज? आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री के बारे में। लास्ट क्लास हमारी बॉटनी की रही थी और हमारे पास 3 सब्जेक्ट है करने को। हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों रहेगी हमारे पास। वनस्पति विज्ञान भी रहेगा और जंतु विज्ञान भी रहेगा जीव विज्ञान में। ठीक है, तो ये तो दोनों हम इकट्ठे लेके चलेंगे। इसके अलावा अब आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। तो एक एक करके आपका सेशन चलेगा। जैसे कि एक क्लास आपको बायो की मिल चुकी है, तो ये वाली क्लास आपकी केमिस्ट्री की रहेगी, नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की रहेगी। इसी तरीके से फिर वापस बायोलॉजी की आएगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, बाकी आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी आपकी डिमांड होगी उसी अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक इंपॉर्टेंट है और एक नहीं है, क्योंकि ये भी 25 नंबर की आएगी, ये भी 25 नंबर की आएगी और ये भी 25 नंबर की आएगी। बस बात ये आती है कि अगर कोई मेडिकल वाला है तो मेडिकल वाले के पास ये तीनों सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, बीएससी मेडिकल वाले के पास तीनों सब्जेक्ट आएंगे, जबकि नॉन मेडिकल के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगे। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो सबने पढ़नी है, बायोलॉजी आधों ने पढ़नी है आधों ने नहीं पढ़नी। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हम फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, बायोलॉजी को थोड़ा मिड लेवल पे ले लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो देरी ना करते हुए आज क्लास शुरू करते हैं। अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लाई हूँ आपके पास। ठीक है, ये किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो कि मेरे पास है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आज हम लोग इस पेपर में से डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री को। ठीक है, चलिए, तो केमिस्ट्री के हम वही क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ऐसे होंगे, जो कि करवा दिए जाएंगे आपको आराम से। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास रसायन विज्ञान का क्या है? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या है। द पार्टिकल साइज इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज। हिंदी कहाँ है भाई इसकी? हिंदी भी देख लो। कोलाइडल विलयन में कण का आकार क्या होता है? तो याद रखनी है आपको ये चीज, जो कोलॉइडल विलयन होता है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कि जैसे मक्खन हो गया, ठीक है, या जैसे रक्त हो गया, हमारा ब्लड हो गया, ये क्या होते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का साइज आपको याद रखना है। वैसे तो नैनोमीटर में गिना जाता है, तो नैनोमीटर में याद रखना 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का साइज होता है। लेकिन अदरवाइज 10 एंगस्ट्रोम से 2000 एंगस्ट्रोम माना जाता है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास। क्या है देखिए। ऑफ द फॉलोइंग आयन विच हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। निम्नलिखित आयनों में से किसकी सबसे छोटी त्रिज्या है? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि इन सब में से सबसे छोटा रेडियस किसका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का ना एक तरीका है। क्या है देखिए, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल तो पता ही होगी, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो देखिए 19वें नंबर पे आता है पोटेशियम, 20वें पे आता है कैल्शियम, उसके बाद 21वें पे आता है स्कैंडियम। ठीक है, रुबीडियम का साइज तो बड़ा होता है वैसे भी। तो यानी कि ये तीनों लाइन में आते हैं और जैसे जैसे हम ऐसे इस तरफ जाते हैं ना किसी भी पीरियोडिक टेबल में, जैसे जैसे हम समूह में इस तरीके से जाते हैं पीरियड में, यानी कि आवृत के अंदर जैसे जैसे हम ऐसे जाते हैं तो साइज जो है वो घटता चला जाता है। साइज क्या होता है? घटता है। तो उस हिसाब से हमें पता है 21वें का साइज सबसे छोटा होगा। ठीक है, यानी कि स्कैंडियम का साइज सबसे छोटा होगा। साथ ही साथ आप एक और चीज देख सकते हो। देखो ये है +1, ये है +2 और ये है +3। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर चला गया ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ थायोनील क्लोराइड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। थायोनील क्लोराइड क्या होता है भाई? तो SOCl2। और इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री पूछी है। तो SOCl2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो सल्फर होता है 286, यानी उसके आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ जोड़ लिए? ऑक्सीजन के साथ जोड़ लिए। इसको कुछ इस तरीके से दिखाती हूं मैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, 1 क्लोरीन के साथ, एक और क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। बचे 2, वो आ गया लोन पेयर में। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, आपको ये दिख रहा है एक ट्रायंगल, ठीक है, और ये दिख रहा है उसका
पिरामिड यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग, ठीक है, कुबड़ टाइप, जैसे कुबड़ होते हैं। तो इसका आंसर क्या चला गया भाई, इसका आंसर चला गया ट्राइगोनल पिरामिडल यानी त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल आया था और उसके ऊपर एक पिरामिड आ गया, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ थायोनिल क्लोराइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये हमें रिएक्शन दी गई है और इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा उत्पादक होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई रिएक्शन करते हैं, अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन होगी, देखिए ये CO2H लिखा हुआ है ना, इसका मतलब COOH ही होता है, ठीक है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन यानी अपचयन। और क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना, बस ये बन जाएगा इथेनॉल, यानी कि COOH की जगह बन जाएगा COH, ठीक है, पानी निकल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए CH3 की जगह CH3 रहेगा, CH2 की जगह CH2 ही रहेगा, फिर CH2 की जगह CH2 ही रहेगा, और यहां क्या लग जाएगा, यहां पर हो जाएगा C के ऊपर OH लग जाएगा, और वैलेंसी पूरी करने के लिए एक H और लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर चला जाएगा 3, यानी कि यहां पर हो क्या रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड का ब्यूटेनॉल बन रहा है, ठीक है। कार्बन के ऊपर पहले ये था, आखिरी कार्बन की बात कर रही हूं, पहले ये था, अब ये वाला O जो है वो चला गया, बच गया ये। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं एक बार के लिए स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल चला जाएगा, तो हम थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या है, कोबाल्ट 60 को अगर हमें इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। कोबाल्ट 60 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बोम्बार्डमेंट ऑफ कोबाल्ट 59 विथ। कोबाल्ट 60 को बमबारी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है कोबाल्ट 59 तथा। तो देखिए कोबाल्ट 59 को हमें किस में बदलना है, 60 में, यानी कि एक हमें क्या बढ़ाना है, इसका भार बढ़ाना है। पहले मास कितना था 59, अब इसको 60 मास करना है। मास बढ़ाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, न्यूट्रॉन डाला जाता है, तो न्यूट्रॉन के साथ हम इसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो याद रखिएगा पहली चीज तो याद रखिए, जो भी मेटल होते हैं ना, मेटल होते हैं वो जो कंपाउंड बनाते हैं, धातु के जो कंपाउंड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। धातु के, दोबारा सुन लो, धातु के कंपाउंड का गलनांक बिंदु हमेशा ज्यादा होता है। यहाँ पर आपको एसएन दिख रहा है, टिन, टिन एक धातु है। यहाँ पर चांदी दिख रहा है Ag, ये भी एक धातु है। तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, इसका भी ज्यादा होगा, इसका भी ज्यादा होगा। बात आती है इन दोनों के बीच में। अब हमें ये तो पता लग गया कि इन दोनों का ज्यादा है, यानी आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में कैसे चॉइस करोगे, तो जितना ज्यादा द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मोर मास, अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से भारी ज्यादा कौन होगा, तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो इसका आया 36.5, और इसमें तो 4 क्लोरीन है, तो 35.5 गुना 4 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। आंसर चला जाएगा HCl। HCl विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास। देखिए क्या है, कोर्क इज अ कोलॉइड ऑफ। कोर्क क्या होता है भाई, जो पेड़ होता है ना उसके ऊपर जो लकड़ी होती है, या जो लैब वगैरह होती है ना केमिस्ट्री की, उसके अंदर इस तरीके से जार के ऊपर एक ढक्कन सा ढका जाता है ब्राउन कलर का, इसे कोर्क का बोलते हैं। तो कोर्क होता है, देखो ये एक सॉलिड होता है जिसमें बोला जाता है गैस भरी हुई होती है, तो गैस इन सॉलिड विल बी द राइट आंसर। यानी कोर्क क्या है भाई, तो कोर्क है सॉलिड में गैस, ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस के अंदर गैस भरी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास। देखिए क्या है, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि किस मोड ऑफ एक्सप्रेशन में एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तापमान से स्वतंत्र होता है, यानी तापमान पर निर्भर नहीं करता। चलिए वैसे तो इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 यानी मोलैलिटी। अब क्यों ऐसा हुआ, तो देखिए जानिए। यहाँ पर देखो, अगर कोई पूछे मोलैलिटी क्या है, तो मोलैलिटी सीधे सीधे निर्भर करती है वॉल्यूम के, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी घटेगी, और वॉल्यूम किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर के, यानी मोलैरिटी जो है वो सीधा निर्भर कर रही है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा मोलैरिटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा मोलैरिटी बढ़ेगी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी होती है हमारे पास मोलैरिटी गुना n फैक्टर। अब अगर नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है, तो वो भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ना, दोनों जुड़े ही हुए हैं।
ठीक है। फॉर्मेलिटी की बात करें तो फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले में ही वॉल्यूम आ गया, यानी ये भी टेम्परेचर में निर्भर कर रहा है। लेकिन मोलैलिटी क्या होती है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये किसी भी तरीके से वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगी। आंसर क्या चला गया? ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास। देखिए क्या है, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन अ पी जेड ऑर्बिटल इज। पी जेड ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? तो देखो, चाहे पी एक्स बोल दे, ये चाहे पी वाई बोल दे, चाहे पी जेड बोल दे, इन सब में ही एक नोडल प्लेन होता है। कितना होता है? एक। तो आंसर चला गया एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइड्रोजन स्पीशीज विल हैव द सेम रेडियस। कहाँ गया क्वेश्चन? Which hydrogen species will have the same radius as that of Bohr orbit of hydrogen atom? किस हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का समान रेडियस है जैसा हाइड्रोजन एटम के बोहर ऑर्बिट का है? देखिए, इसका आंसर आपको बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देना चाहूंगी। तो देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, रेडियस होता है n स्क्वायर ए नोड बाय जेड, ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। एन क्या है यहाँ पे? तो एन आपको दिया हुआ है, देखो जैसे इसका एन 2 है, इसका एन 2 है, इसका एन 2 है, इसका एन 3 है, और हाइड्रोजन का एन कितना होता है? हाइड्रोजन का एन 1 होता है। जेड क्या होता है? तो जेड एटॉमिक नंबर होता है। ए नोड को ए नोड ही रहने दो। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का एन कितना है? 1, और हाइड्रोजन का जेड भी कितना होता है? एक ही होता है। चलिए वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर ए नोड डिवाइड बाय जेड कितना है? 1। तो अपने पास आ गया आर बराबर ए नोट। ये किसके लिए आया? हाइड्रोजन के लिए। अब इन चारों ऑप्शन में से जिसके लिए यही रूल आ जाएगा ना, उसका रेडियस एक जितना होगा। चलिए निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं। तो एन कितना है? 2, एन स्क्वायर ए नोड बाय जेड, यही फॉर्मूला लगाना है। एन कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर ए नोड, और जेड कितना होता है? 2 ही होता है हीलियम का। ये आ गया, तो कितना आ गया? 4 ए नोड बाय 2, आंसर आ गया 2 ए नोड। तो ये तो बराबर नहीं आया, तो आंसर ये तो नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, बी देखते हैं। एन कितना है? 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर ए नोड की जगह ए नोड लिख दिया। और बेरिलियम का कितना होता है? बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है। चलिए देखते हैं, तो 4 ए नोड बाय 4, आंसर क्या चला गया? ए नोड, यानी कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं, लिथियम देख लेते हैं। एन कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर ए नोड डिवाइड बाय लिथियम कितना होता है? 3, तो 3 आ गया, यानी कि ये हो गया 4 ए नोड बाय 3, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगेन आगे वाला भी देख लेते हैं, तो n कितना है? 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर ए नोड बाय 3, यानी ये आ गया 9 ए नोड बाय 3, 3 ए नोड। तो आंसर चला गया ऑप्शन बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको करवा दिया, सीधे फॉर्मूला देके। ठीक है, सोल्व करना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास आता है। क्या है? देखिए, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। वाइडर रेंज के प्रेशर पर जिस तापमान पर रियल गैस आइडियल गैस नियम का पालन करती है वह है। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर जो TB से लिख दिया जाता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर क्या होता है? रियल गैस जो है वो आइडियल गैस जैसे ही रूल फॉलो करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4 अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दबाव और तापमान के आइडेंटिकल कंडीशन के अंतर्गत हीलियम और CH4 के डिफ्यूजन रेट का अनुपात होगा। डिफ्यूजन रेट का क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिफ्यूजन जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो डिफ्यूजन निर्भर करता है मोलर मास के ऊपर। ठीक है, डिफ्यूजन किस, ये होता है फॉर्मूला एक्चुअली। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलर मास का। ठीक है, बस करना क्या है? रेशियो निकालनी है। तो हमने निकाल दिया, मान लीजिए डिफ्यूजन किसका? हीलियम और CH4 का ना, तो ये यहाँ पे लिख दिया हीलियम, नीचे लिख दिया डिफ्यूजन किसका? CH4 का। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया? हीलियम के लिए फॉर्मूला होगा 1/√m हीलियम, और CH4 के लिए ऊपर चला जाएगा MCH4। सही बात है बिल्कुल। अब इसको आगे देखो, मैं अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ। MCH4 कितना होता है? मास ऑफ CH4 कितना आएगा? देखो, कार्बन का कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 4। 1 और 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 16। कितना हो गया ये? 16। और अगर हीलियम का पूछूं आपसे मैं, तो हीलियम का कितना होता है? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो मास कितना आ गया? हीलियम का मास आ गया 4।
तो चलिए हीलियम की जगह 4 भर देते हैं, 4, और ये अंडर रूट में भी तो है, अंडर रूट में रखो। ठीक है, तो अंडर रूट 16 कितना हो गया 4, और अंडर रूट 4 कितना हो गया 2, कितना आ गया 2, आंसर आ गया। बस सिंपल, आंसर क्या आ गया 2, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मिल जाता है। बी क्या है इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया है और आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए, फॉर द केमिकल रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दी गई है और ये बोला गया है द अमाउंट ऑफ X3Y एट इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड बाय। तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अमाउंट निर्भर करती है 4 चीज़ों के ऊपर। क्या है वो 4 चीज़ें? पहली है कंसंट्रेशन, यानी आपने एक्स और वाई जो लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। आप जो रिएक्शन करवा रहे हो उसका टेम्परेचर क्या है, उसका तापमान क्या है। आप जो रिएक्शन करवा रहे हो उस समय प्रेशर क्या है, और आप जो रिएक्शन करवा रहे हो उसमें वॉल्यूम क्या लिया आपने। इन पे निर्भर करती है चारों चीज़ों पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन 1 मिल रहा है। अब आप सोच रहे हो कैटालिस्ट क्यों नहीं आंसर लगाया, क्योंकि क्या यहाँ पे इन्होंने कोई कैटालिस्ट दिया है? अगर मान लीजिए इस पे यहाँ पे पीडी लिख देते, ठीक है, इस एरो के ऊपर पीडी लिख देते, इसका मतलब इन्होंने एक कैटालिस्ट दे दिया, यानी कि रिएक्शन कैटालिस्ट पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रही, तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा ऑप्शन 1। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है हमारे पास? इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव पीएच क्लोज टू 1। निम्न में से किस सॉल्यूशन का पीएच 1 के समीप होगा? तो इसका भी फॉर्मूला होता है प्रॉपरली। ठीक है, पूरा का पूरा सोल्व करवाने की बजाय मैं आपको सिर्फ इसका आंसर दे देती हूँ और सोल्व करवा के दिखा देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, पीएच निकालने का हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ये NaVA। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर NaVA माइनस NbVb डिवाइड बाय VA प्लस VB। अब इसका क्या मतलब है? देखो Na मतलब कितना आपने जो भी आपने, जैसे मैंने आपको आंसर डी दिया ना, तो देखो इसकी कितनी मोलैरिटी ली हुई है 0.2 मोलर, तो Na की जगह मैंने लिख दिया 0.2। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है 75 माइनस NB कितना है, तो इधर भी 0.2 है और वॉल्यूम कितनी है 25, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है 75 प्लस 25, ये होगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 75 इंटू 0.2 कितना आ गया 15, और 25 इंटू 0.2 कितना आ गया 5। तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए हमारे पास आ गया 15 माइनस 5 डिवाइड बाय 75 प्लस 25 100, तो ये आ गया 10/100, यानी कि ये आ गया 0.1। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.1, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर 0.1 है तो पीएच कितना आ गया 1 आ गया। तो ऐसा ही आप चारों में निकाल के देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी तीनों का अलग जाएगा 1 से, ये 1 आ रहा है। ठीक है, आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एलिवेशन of boiling point of a solution of 13.44 gram of CuCl2 in 1 kg of water using the following information will be। आपको मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ है और केबी भी दिया हुआ है। ठीक है, आंसर इसका 0.16 जाएगा, बट तरीका इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, RT ln K, R हमारे पास 8.3 वाला होता ही है। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको पूरा आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा 0.16। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 68 आता है हमारे पास। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 68 हमें कहता है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर। निम्न इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका ये दिया हुआ है, इसका ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, याद रखिएगा 2 चीजें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका पोटेंशियल कम हो। अब देखो आपके पास 4 वैल्यू है, -0.762, -0.434, -0.740, -0.770। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो आपको दिख रहा है ये है सबसे बड़ी वैल्यू। आंसर ये चला गया। बड़ी वैल्यू वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, छोटी वैल्यू वाला रिडक्शन एजेंट। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? तो ये है सबसे छोटी वैल्यू, तो रिडक्टिव एजेंट ये चला जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को भी एक बार छोड़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ log K फॉर अ रिएक्शन दिस इफ डेल्टा H, हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और इन्होंने बोला गया है अच्छा log K की वैल्यू निकालनी है, इन्होंने ये बोला है, और हमें डेल्टा H भी दिया हुआ है, डेल्टा S R सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अगेन ये यहीं पर फॉर्मूला लगेगा, यही वाला -RT ln K बराबर डेल्टा H माइनस
टी डेल्टा एफ। सारी वैल्यू इन्होंने दी हुई है, इसमें भर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, आंसर जाएगा 10। ठीक है, आंसर आएगा 10। ये फॉर्मूला लगाइएगा और आंसर निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेट ऑफ फॉस्फोराइलेशन इंक्रीजेस विद। फॉस्फोराइलेशन का रेट किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे फॉस्फोराइलेशन बढ़ जाएगा, यानी कि फिजियोसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये क्या होता है? देखो, ये होता है, कोई भी मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई गैस आई, ये जो गैस है ये सॉलिड के साथ एक बॉन्ड बना लेती है, जिसे बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन। ठीक है, एडसॉर्प्शन एक तरीके से फिजिकल एडसॉर्प्शन बोला जाता है इसे। इसे क्या बोला जाता है? भौतिक अवशोषण। ठीक है, भौतिक अवशोषण बोला जाता है इसे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? चेक कर लो भाई, इसका आंसर आएगा ये। कैसे? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने एक नाइट्रोजन बनाया, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। या इसको ऐसे बनाओ, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो इसमें ऐसे होता है 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 5 6। आखिरी कक्ष में तो ऐसे बताती हूँ मैं आपको, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 5, यानी आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो चलिए, मैंने एक नाइट्रोजन बनाया और उसके 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरा नाइट्रोजन बनाया, उसके भी मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब होता क्या है, यहाँ पर होती है बॉन्डिंग। जब 2 नाइट्रोजन सामने आते हैं तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, यानी ये बन गई N2। तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, सब जोड़े में है। ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है और ये भी जोड़े में है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए F2 देखते हैं। तो फ्लोरीन होता है 287। ठीक है, सॉरी 2 7 होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे भी बना दो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। सामने वाले के पास भी 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। ठीक है, अब इसकी बॉन्डिंग कर दो तो ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी जोड़े में हो गए, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, यानी इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। अब एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, O2 2 नेगेटिव। अब देखो, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन होता है 2 6। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि पहले क्या था, ऑक्सीजन जो था वो O2 जो होता है वो ऐसे बना होता है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्डिंग कर लेता है आपस में, ये बन गया O2। सारे पेयर्ड है। अब क्या हुआ, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये दोनों आपस में जुड़ के रह लेते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, बचा क्या? ये। अब मैंने आपको बताया क्या, O2, ये तो बॉन्ड बना के बैठ गए, ये तो बॉन्ड बना के बैठ गए। एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो किसके साथ जाएगा? किसी के साथ भी नहीं जाएगा। तो आंसर चला गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? इसी में है, O2 नेगेटिव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव OO लिंकेज। इन्होंने पूछा है कि निम्न में से किसके पास OO लिंकेज है। तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर चला जाएगा FH, ये वाला H2F2O8, यानी कि B इसका आंसर चला जाएगा। कैसे? स्ट्रक्चर बनाओ। देखो, अगर H2F2O6 का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये जाता है, ये होता है स्ट्रक्चर। इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो और इस पे एक OH, एक OH। तो यहाँ पर क्या OO बॉन्डिंग दिख रही है? नहीं दिख रही। इसी तरीके से किसी में भी नहीं दिखती, लेकिन इसमें दिखती है। कैसे? अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये बनता है, ये OO बॉन्डिंग आ गई ना। अब इस पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे इस पे भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे OO बॉन्डिंग आ गई। तो आंसर क्या चला गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2F2O3 ऑन रिएक्शन विद Cl2। जब Na2F2O3 में Cl2 डलता है तो क्या रिएक्शन होती है? तो देखिए, बन जाता है NaHCl प्लस HCl। ठीक है, तो आंसर चला गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पीओपी बॉन्ड कितने होंगे साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर? तो इसका आंसर चला जाएगा 2। क्यों? देखिए, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये। देखो, ये चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। स्ट्रक्चर अब मैं आपको समझाने का कुछ नहीं होता स्ट्रक्चर में, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे इस पे भी डबल बॉन्ड O और OH। तो यहाँ पर देखिए, एक ये रहा पीओपी बॉन्ड और एक ये रहा, यानी कि कितने हैं? 2 हैं। आंसर चला गया 2। क्लियर है? 2 बॉन्ड चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2 नहीं 3 थे एक्चुअली, अभी मैंने थोड़ा गलत बता दिया। ये बीच में ना यहाँ पर POP यहाँ पे बनाया था मैंने, फिर मैंने यहाँ पर बनाया था ऐसे। तो एक तो मैंने मिस ही कर दिया ना, आपने देखा भी होगा। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, तो देखिए POP एक तो ये रहा, ठीक है, एक POP ये रहा और एक POP ये रहा। तो POP बॉन्ड देखने थे ना, मैंने OPO देख लिए। तो आंसर क्या चला गया, 3 हमारे पास है, तो इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्या है, Me2SiCl2 ऑन हाइड्रोलाइसिस विल प्रोड्यूस। जब मिथाइल सिलिकॉन मिथाइल क्लोराइड के ऊपर हाइड्रोलिसिस की जाती है तो क्या बनता है। देखो वैसे तो हाइड्रोलिसिस करने पे बनता है ये, लेकिन ये फिर ना पॉलीमराइज हो जाता है, यानी बहुलीकरण हो जाता है, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये होता है एक बहुलक, ये बन जाता है आखिर में। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किए 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, ठीक है, और काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड थे, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, NCERT पढ़नी है और आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं सबसे पहले करवाऊंगी जो कि आपको देखते ही बनेंगे। ठीक है, आपको उसके लिए ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन को हम पहले स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स के साथ। अगर क्लास पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।